नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री कंवरपाल जी। कंवरपाल जी ने साध्वी ऋतंभरा से प्रभावित होकर 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया। 1990 में कंवरपाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव 2 बार बने। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव बने। 1991 में छछरौली से विधायक के लिए पहली बार चुनाव लड़ा। सन 2000 और 2014 में विधायक बने और 2014 में ही ये विधानसभा हरियाणा के स्पीकर नियुक्त किए गए। तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी नजदीक हैं। तो इन चुनावों को लेकर, राज्य की सरकार के 5 साल के कार्यकाल को लेकर आज हम बात करेंगे श्री कंवरपाल जी से। तो स्वागत है कंवरपाल जी आपका तहलका न्यूज पर। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरकार के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, सरकार ने जिस प्रकार के काम किए हैं, चाहे डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो डेवलपमेंट अभूतपूर्व है। आज तक कभी किसी ने इस प्रकार से डेवलपमेंट होते नहीं देखी। आम आदमी भी मानता है कि हमने इतना विकास का काम कभी होते नहीं देखा। किसान की बात है, जिस प्रकार से उसकी उत्पादन लागत पे उसको 50% प्रॉफिट दिया गया। पिछली बार आपने देखा कि धान की 200 रुपए और अब की बार गेहूं की 100 रुपए ज्यादा बढ़ा के दी गई। उसके साथ ही साथ किसान को साल में 6000 रुपए केंद्र सरकार ने कहा कि जो छोटा किसान है उसको देंगे। उसके साथ हरियाणा सरकार ने भी निर्णय लिया कि हम भी किसान को 6000 रुपए देंगे। और हरियाणा सरकार ने ये भी दिया कि जिनकी 15000 रुपए से कम इनकम है हम उनको भी देंगे साथ। केवल किसान नहीं, दूसरे लोगों को उसमें शामिल किया। और ऐसे ही जैसे 12 रुपए में एक गरीब आदमी को जो 2 लाख का इंश्योरेंस दिया। उसके साथ ही अभी आयुष्मान योजना चला के ली, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया जाएगा। तो ये सारे जो काम है जनमानस के लिए, इतने अच्छे काम किए, तो निश्चित तौर से जनता जो है वो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में। और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार को एक तरफा जो है पूरी सरकार में मिलेगा। सर, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर श्री रतनलाल कटारिया जी के कार्यकाल को आप कितने नंबर देना चाहिए? देखिए, कटारिया जी ने पहले भी अच्छा काम किया और वर्तमान में भी, लेकिन अब की बार कटारिया जी की कुछ व्यस्तताएं उनकी जिम्मेदारी की वजह से लोकसभा में ज्यादा रही। और कटारिया जी ऐसे सांसद हैं जो लगभग दिन की 100% हाजिरियां वहां पे रही है। कुछ उनकी जिम्मेदारी इस प्रकार की थी कि उन्हें लोकसभा में रहना उनके लिए जरूरी था। और लोकसभा ज्यादा टाइम तक चलती है, विधानसभा थोड़े टाइम तक चलती है। और वैसे भी जो एमपी है उसके पास बहुत बड़ा एरिया था। लेकिन क्योंकि पहला एक ऐसा व्यवहार में था कि कटारिया जी आप उपलब्ध थे, सब जगह मिलते ही रहते थे, तो कई बार मुझे लगता है कि यार कटारिया जी पहले तो बहुत मिलते थे, अब कटारिया जी मिले नहीं, तो उस तरीके का एक भाव आता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। और कटारिया जी जितने सवाल वहां पे उठाए, मेरे ख्याल के हरियाणा में वो नंबर 1 या नंबर 2 पे है जिन्होंने अपनी बात वहां पे रखी, बहुत जिम्मेदारी के साथ रखी है। और ये थोड़ा सा है, इस प्रकार की चर्चा है कि भाई अब की बार कटारिया जी कम आए, तो वो उस लिहाज से है क्योंकि कटारिया जी पहले बहुत ही आसानी से उपलब्ध थे, अवेलेबल थे, हर आदमी को मिलते रहते थे। तो कई बार मेरे मन में लगता है कटारिया जी इतने दिन से मिलेगी, लेकिन एमपी का इतना मिलना मेरे ख्याल से संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक हल्का है, उसके पास 9 हल्के हैं। हमारा सेशन जो है बहुत थोड़े टाइम तक चलता है, लोकसभा का इससे कई गुना ज्यादा चलता है। तो मेरे ख्याल का वो जो नाराजगी है ना, वो अपनेपन की नाराजगी है, कोई ऐसी नाराजगी नहीं, कोई दुश्मन वाली नाराजगी नहीं, अपनेपन की नाराजगी है। एक्चुअली हमने अपने स्तर पर जो सर्वे करवाया है लोकसभा क्षेत्र अम्बाला में, तो मोस्टली ऐसा पाया गया है कि कार्यकर्ता, वर्कर वगैरह सब लोग इसी चीज से नाराज हैं कि कटारिया जी की अवेलेबिलिटी नहीं है। और मोस्टली देखने में यह है कि किसी मंत्री का प्रोग्राम है तो सिर्फ रिबन कटाई के लिए वो मिल जाते हैं, ऐसा जनता और वर्कर्स को लगता है। अरे नहीं, मैंने कहा आपसे, जो मेरी बात है, मैं कह रहा हूँ वो प्यार का मामला है कि वो इसलिए नहीं, कोई दुश्मनी वाली लड़ाई नहीं है। व्यस्तताओं के वास्ते वर्कर भी समझता है इस बात को कि व्यस्तता जब बैठेंगे तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ, मेरे ख्याल से। वैसी नाराजगी आपने किसी की नहीं देखी होगी, वो वैसे गुस्से में कोई ये कह रहा हो, लेकिन वो थोड़ा सा मन में होता है यार कटारिया आता तो अच्छा लगता, तो वो है इस प्रकार की गुस्से की लड़ा। सर, आप राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सत्ता में आए, सरकार में आए, राजनीति में भी आए, और 2 बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है। 2 बार बीजेपी की सरकार बनने के बावजूद आज भी रामलला टेंट में है, मंदिर नहीं बना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि मैं राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था 89 में, उसके बाद ही साध्वी ऋतंभरा जी के विचार सुनने के बाद मैं उस आंदोलन से जुड़ा था। और मैं 3 बार जो कार से हुए, तीनों का बार ही मैं अयोध्या में गया हूं। और उसके बाद 1991 में मैंने चुनाव लड़ा, तो
तो मैं नहीं जीत सका, लेकिन मैं 2 बार चुनाव जीता, 2000 में और अब मैं चुनाव जीता हूँ। लेकिन उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में बनी थी, और उसके बाद 96 में, और 96 के बाद फिर 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर 2000 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन ये सारा कुछ जो है एक देश में संविधान है, उस संविधान के अनुसार ही काम किए जा सकते हैं, उसके अनुसार ही चला जाता है। और संविधान कहता है कि हम कोर्ट में इस बात के हमने दोनों ओर से प्रयास शुरू किया। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा दोनों ओर से प्रयास है, हम समझौता भी चाहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान हो, और कानून से भी समस्या का समाधान हो। हम चाहते हैं कि हमारा मंदिर बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है आज वो एक झूठे सेकुलरिज्म के नाम पे चाहते हैं कि उसके मुखालफत करते हैं। ये सारी दुनिया को पता है, मुखालफत इसलिए नहीं करते, वो वोट के लिए मुखालफत करते हैं कि वो बढ़ना नहीं चाहिए। आपको एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं बढ़ना चाहिए, एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि राम हमारे आराध्य हैं, हमारा जो गौरव है वो राम में है, और राम अयोध्या में पैदा हुए, और वहां पे उनका एक भव्य मंदिर बढ़ना चाहिए। बाबर से हमारा कोई लेना देना, ना मुसलमानों को लेना देना है, ना हिंदुओं को लेना देना है। बाबर बाहर का था, आक्रमणकारी था, आक्रमणकारी केवल ही 2 में नहीं था, सब पे आक्रमणकारी था। तो ऐसा नहीं है कि उसने मुसलमानों को कुछ दिया हुआ, हिंदुओं को कुछ छीना हुआ, तो सबके लिए ही वो बाहर का था और आता ही था, और हमारे ऊपर जुल्म उसने किए। तो वो हमारा कोई आदर्श नहीं उसका, हमारे आदर्श राम है, राम मंदिर वहां बढ़ना चाहिए। तो निश्चित तौर से सरकार प्रयास में निश्चित तौर से बढ़े। आपकी विधानसभा को केंद्र सरकार की तरफ से सबसे बड़ी सौगात अब तक क्या मिली है? मतलब मेरा सवाल चिकित्सा, रोजगार और इंडस्ट्री की सुविधाओं को लेकर है। देखिए, जैसे आपने इंडस्ट्री की बात की जी, तो 2 काम यहाँ पे बड़े हुए हैं। आपको पता है कि यहाँ पे पहले माइनिंग जोन बंद पड़ा था, और पिछले 7-8 साल तक वो माइनिंग जोन बंद रहा, और ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार दूर के लोग हैं, उनको लगता है कि शायद स्टोन कस्टर चल गया, वास्तविक में स्टोन कस्टर नहीं, यहाँ के हजारों लोग जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब कोई है जो खुदाई करने वाला है, कोई है जिसकी जेसीबी लग रही, कोई किसी की ट्राली लग रही, किसी का ट्रैक्टर लग रहा, मतलब ये ऐसे ऐसे करके हजारों की संख्या में लोग रोजगार की अपॉर्चुनिटीज। लेकिन उन्होंने वो बंद कर दिया था, जो पिछली सरकार थी उसने बंद कर दिया था। लेकिन हमने उसके लिए प्रयास किया, और सारी लड़ाई हमने लड़ी उसकी, और उसके बाद उस जोन को हमने खुलवाया, और आज बहुत बड़ी संख्या में कई हजार लोग हैं, 20,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो उस रोजगार से जुड़े और रोजगार शुरू हुआ। उसके साथ ही यहाँ पे प्लाई का एक बहुत बड़ा काम है। प्लाई बोर्ड के जो लाइसेंस थे सरकार ने बंद कर रखे थे, और आगे जो थे पीछे जो लाइसेंस थे वो अपने लोगों को दिए थे, और उनकी बहुत बड़ी ब्लैक चलती थी। यहाँ लगभग 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक लाइसेंस यहाँ बिकते रहे। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमने उसका प्रयास किया, मैंने बात रखी सरकार के सामने। अब इसलिए रखी बात क्योंकि प्लाई बोर्ड जो है उसकी फैक्ट्री भी मेरे हल्के में है, और पैदा भी मेरे हल्के में होता है। बाकी ज्यादातर जो पॉपुलर आता है वो यूपी जाता है, और किसान की हालत उसमें बड़ी भारी खराब थी। इसकी वजह से क्या फैक्ट्रियां लग रही थी, तो वो बहुत सस्ता था, पॉपुलर बहुत सस्ता था, किसान को बड़ा नुकसान हुआ। मैंने सरकार के सामने बात रखी कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री की बात आप करते हैं, ग्रीनरी की बात आप करते हैं, कि पेड़ लगाने की बात आप करते हैं, तो वो पेड़ तब लगेंगे अगर किसान को प्रॉफिट होगा। अगर किसान को प्रॉफिट नहीं होता तो आप कितना भी उसको समझा लो, बिल्कुल भी पेड़ नहीं लगाएगा। और अगर आप रेट अच्छा दोगे तो वो अपने आप लगाएगा, चाहे आप ना भी कहो उसको। तो रेट अच्छा कैसे मिल सकता है? तो मैंने कहा कि भाई अगर ये लाइसेंस खुल जाए तो मिल सकता है। हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री ने उसके लिए प्रयास किया, हमने उसकी लड़ाई लड़ी, एनजीटी में भी लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी, और हमारी लड़ाई की वजह से वो फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि सब स्टेट को अपने आप अधिकार है, वो स्वयं ही अथोराइड है कि वो अपने लाइसेंस दे सकते हैं जहां वो लगाना चाहते हैं इंडस्ट्री। केवल हमारा नहीं है, सारे हिंदुस्तान का अच्छा। और उसमें हमने आगे लाइसेंस देना शुरू किया, और हमने उसको 0 उसमें कर दिया, कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो अप्लाई करे, हमारे से लाइसेंस ले ले और प्लाई बोर्ड की फैक्ट्री लगाए। और आज आप देख रहे हैं कि आज प्लाई बोर्ड उसका जो पॉपुलर का रेट है आज ऊंचाई पे है पूरा, और आज अच्छे रेट किसान को मिलते। ये 2 काम जो है इंडस्ट्री के लिए, जो आप इंडस्ट्री तो वैसे बहुत उसमें अच्छे काम है। यमुनानगर की अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर आपने क्या किया है? क्या आप मानते हैं कि इलीगल माइनिंग हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जो मीडिया में है ना जी, इलीगल माइनिंग का एक बहुत बड़ा अफवाह भी बना दिया गया। आम आदमी समझता है कि जितनी भी गाड़ियां चल रही है सब इलीगल है, वास्तविकता में इलीगल नहीं है।
इलीगल माइनिंग उस समय ज्यादा होती है जब आप बैन कर देते हो। जैसे पहले आपने माइनिंग पर रोक लगा दी तो आपने ऐसा नहीं देखा कि कहीं मकान रुक गए उड़ने या कुछ काम रुके, सब काम वैसे ही चलते रहे। तो इसका भी सारा इलीगल था, 100% इलीगल था, क्योंकि सरकार की। लेकिन आज सरकार ने परमिशन दी और सरकार को आज सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें मिले उसमें। और उसके बाद जहां उसको रेंट के तौर पे, ठेका लेने के तौर पे, मंजूरी देने के तौर पे सैकड़ों करोड़ रुपए मिले, वहीं सैकड़ों ही करोड़ रुपए उसको सेल टैक्स के रूप में मिलते हैं। जब बिल कटते हैं तो उसमें उसको मिलते हैं, या जीएसटी मिलती है उसको, सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें मिलते हैं। तो वास्तविकता में पहले ज्यादा थी, अब उसके मुकाबले बहुत कम। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इलीगल माइनिंग बिल्कुल होती नहीं है, होती है भी, मतलब मैं आपके फिर भी उसके बावजूद भी होती है। लेकिन ये इतना बड़ा काम है ना जी, इसको सारे को आप कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि इलीगल माइनिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए और उसके लिए बहुत बड़े संख्या में चलान भी किए जाते हैं। जैसे ओवरलोड की बात है, शायद पता नहीं आप अगले बात पूछते हैं, उससे पहले ओवरलोड भी इसी प्रकार की एक समस्या है। ओवरलोड में जितने चलान हमारी सरकार में उसका चौथा हिस्सा भी आज किसी सरकार में नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, ओवरलोड चलता है। ये नहीं कहता कि ओवरलोड चलता नहीं, लेकिन सरकार का गंभीरता से प्रयास है उसको रोकने का और इलीगल माइनिंग का भी रोकने का पूरा प्रयास है। लेकिन मैं नहीं कहता कि बिल्कुल है नहीं, उसके बावजूद हो जाती है, हमारा प्रयास है। सरकार के लिए शिक्षा, रोजगार, आवास को छोड़ के गौ, गंगा, गीता महोत्सव और ये उग्र राष्ट्रवाद के जो मुद्दे हैं आज बहुत हावी हो चले हैं। तो क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, देखिए, चाहे गाय की बात है, चाहे गंगा की बात है, चाहे सरस्वती की बात है, चाहे गीता की बात है, वो हमारी पहचान है। बिल्कुल मैं 100% इससे सहमत हूं कि उन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उससे ही हमारी पहचान होगी दुनिया में। हमारी जो पहचान होगी वो हमारी भगवत गीता से पहचान होगी। हमारी सोच क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है। दुनिया में कहीं ऐसी फिलॉसफी, जब आप दुनिया को ये बात बताओगे कि हमारे यहाँ युद्ध के में खड़े, युद्ध में कोई नहीं बात करता, लेकिन युद्ध में फिलॉसफी ये केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं हुई नहीं आज तक। हम बताएंगे कि हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से उस स्थिति में जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी और वहां अपनी फिलॉसफी दी कि क्या अर्थ है इसका। तो इतना बड़ा जो ज्ञान है उसको हम दुनिया को नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे। चाहे गाय की बात है, गाय से भी हमारी संस्कृति जुड़ी है। लेकिन ये बात इस प्रकार से लोग चलाते हैं कि हमने सारा जोर गाय पे दिया या गंगा पे दिया, गंगा की स्वच्छता पे दिया या यमुना पे दिया। हाँ, मैं उनकी बात को समझेगा कि वो कह रहे, लेकिन किस चीजें पीछे रहे, क्या सड़क बनाने पीछे रहे, हमारी स्पीड 10 गुना ज्यादा है। वो जीएसटी में सोच नहीं सके, हमने जीएसटी को लागू कर दिया। हमने गरीब को 12 रुपए में एक इंश्योरेंस दिया कि 2 लाख रुपए मिलेंगे। हमने गरीब आदमी को 5 लाख का इंश्योरेंस दिया। हमने स्कूल से याद किए, मेरे अपने हल्के में 7 स्कूल मैंने अपग्रेड कराए। मैंने अपने हल्के में, अभी आपको जैसे मैं बताता हूं, ये कॉलेज था, जितनी बिल्डिंग थी उससे डबल बिल्डिंग मैंने अपने हल्के में बना के दी। मैंने अपने हल्के में छछरौली में अभी एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया, जहां पहले 6 बेड का हॉस्पिटल था, वहां 30 बेड का हॉस्पिटल है। जहां केवल डिस्पेंसरी थी वहां आज कोर्ट में हॉस्पिटल है। जहां इसमें खतरी में डिस्पेंसरी थी वहां आज हॉस्पिटल है। जहां आईटीआई केवल जमुनानगर में थी, आज सरौली में 2 आईटी, एक सरौली बढ़ चुकी है, एक हैदराबाद में मंजूर हो चुकी है। उसके साथ ही लास्ट को है तारपुर का, जहां मैक्सिमम मुसलमान लोग रहते हैं जो इतने कम पढ़े लिखे हैं। वहां हमने लड़कियों का स्कूल मंजूर कराया, 5 करोड़ की लागत से वहां स्कूल बढ़ने लग गया। वहीं हमने हॉस्पिटल मंजूर कराया, आने वाले टाइम में हॉस्पिटल बनने। वहीं हमने पशु चिकित्सालय मंजूर कराया, वो बढ़ने वाला है, अभी उसके पे काम लग रहा है। तो हमने केवल गाय की बात नहीं करी, हमने गाय, गंगा, गीता की बात नहीं करी, हमने दूसरी डेवलपमेंट भी करी। हमारी सोच ये है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भी साथ लेके चलेंगे, दोनों का हम तालमेल रखेंगे। हम केवल एक साइड में नहीं जानेंगे कि केवल एक ही बात करेंगे, हम उसकी बात भी करेंगे, डेवलपमेंट की बात भी करेंगे। और हम किसी भी मंच में इस बात के लिए तैयार हैं, जो लोग ये बात कहते हैं हमारे साथ कंपेयर करो कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। सर, वाइंड अप करने से पहले एक लास्ट सवाल, अगर दोबारा बीजेपी सत्ता में आती है तो जगाधरी और यमुनानगर के लिए सरकार की तरफ से किस सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करेंगे आप? देखिए, कुछ लोग आजकल एक बात कहते हैं कि सरकार ने कौन सी इंडस्ट्री आपको दी या फलाना दिया। वो जमाना अब खत्म हो चुका है कि सरकार इंडस्ट्री लगाएगी। वो जो तजर्बा था ना, वो बहुत ही खराब तजर्बा रहा, उसमें कोई लाभ नहीं आया। सरकार का जो सरकार ने टैक्स के रूप में जो कलेक्ट किया था वो भी उसमें ही उड़ गया, वो सारा का सारा नुकसान में इतना गया। तो अब आने वाला टाइम भी कई बार लोग कहते हैं कि आप कौन सी इंडस्ट्री दी। तो जैसे मैंने आपको इंडस्ट्री दी, तो मैंने बताया कि मैंने ये इंडस्ट्री दी, इसको लोग चला रहे, लोगों को फायदा रहा।
दोनों ही जो भी हमने काम किए उससे लोगों को फायदा रहा। लेकिन आने वाले टाइम में और जैसे एजुकेशन के ऊपर हमारा ध्यान है, जैसे हॉस्पिटल के ऊपर हमारा ध्यान है। जैसे अभी मैंने आपसे हॉस्पिटल बताए जहां हमने इतने अपग्रेड किए, अभी हमने जमुनानगर का हॉस्पिटल जो है वो 200 बेड का हमने मंजूर कराया। मेरी फाइल चल रही जगह हमारा 100 बेड का हो जाएगा। जैसे यही अभी मैंने कहा खिजराबाद का हॉस्पिटल, उसकी मेरी फाइल चल रही, वो भी अभी अपग्रेड हो। तो ये इस प्रकार की जो सुविधाएं आम आदमी के लिए जो आज एक बहुत बड़ी परेशानी की, एक गरीब आदमी के लिए, गरीब की नहीं मैं कहूंगा, गरीब को तो है ही, गरीब से अच्छी खासी जो 5 एकड़ का जिम्मेदार भी है, हर किसी के लिए। हाँ, 5-6 एकड़ का जिम्मेदार भी है, और जो छोटा दुकानदार भी है, और जो छोटा कर्मचारी भी है जो 20-30 हजार रुपए कमाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी आफत है कि अगर वो उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना, तो उसका बैलेंस ऐसा खराब हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज बड़ी प्रॉब्लम मेडिकेशन की। तो आज हम उसकी तरफ पूरा ध्यान दे कि हम उसकी तरफ इतना हमने ध्यान दिया कि वो ऐसा हम पूरा विश्वास लगता है कि आने वाले हमारे टाइम में, मतलब पीपी मोड पे जिस प्रकार से हम काम करते जा रहे, तो आने वाले टाइम में इस सुविधा को इतनी उपलब्ध करा देंगे कि लोगों को कहीं भी वहां प्राइवेट हॉस्पिटल में या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने की बहुत कम जरूरत रहेगी। मैक्सिमम हम उनको इस प्रकार की सुविधा देंगे। एजुकेशन के मामले में जिस प्रकार मैंने आपसे बताया, अभी सरकार ने निर्णय लिया, आज तक किस सरकार ने ऐसे निर्णय लिए, मुख्यमंत्री जी ने 22 कॉलेज का उद्घाटन एक साथ किया, और उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई कोई योजना बननी चाहिए, ऐसे नहीं। और योजना क्या बनी कि 20 किलोमीटर से ज्यादा कोई बेटी पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, वो कहीं भी है, चाहे वो मेवात है, चाहे वो पलवल है, चाहे वो सिरसा है, चाहे सार है, चाहे जमुनानगर है। उन्होंने इस प्रकार की एक योजना बनाई गई थी कि 20 किलोमीटर से कोई भी बेटी जो है ज्यादा दूर पढ़ने नहीं जाएगी। तो एजुकेशन भी हमारा इसी प्रकार से ध्यान है। और भी नौकरियों में जिस प्रकार से हमने एक परिवर्तन करके दिया, तो निश्चित तौर से इसके परिणाम अब आने शुरू होंगे। जिस प्रकार की भर्ती हमने की है, मेरिट पे की है, तो आप देखेंगे ऐसा ऐसा भी सामने आएगा ना, इसका एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे समाज में जाएगा और बड़ा परिवर्तन होगा। और आजकल तो हमने पहले तो गांव की सड़कों की बात होती थी, अब तो हमने खेतों के रास्ते बनाने शुरू कर दिए। आपने देखा कि इतना बड़ा काम आज सरकार करेगी। तो निश्चित तौर से एक स्वच्छ प्रशासन देंगे और एक जिम्मेदार प्रशासन, जिसमें कहीं किसी के साथ ना तो पक्षपात होगा ना गुंडागर्दी होगी। अभी 5 साल में आपने देख लिया कि गुंडागर्दी हरियाणा से बिल्कुल खत्म होगी, कहीं भी किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं। अच्छा प्रशासन हमने दिया और आगे इसमें निश्चित तौर से सुधार करेंगे। हमारा टारगेट एक ही है कि हम ऐसी सरकार देना चाहते हैं कि किसी को एमएलए के पास नहीं जाना पड़े। हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि एमएलए अगर फोन करता है तो वो भी एक भ्रष्टाचार है। क्यों करता है एमएलए फोन? क्योंकि उसका काम जो है वो वहां ऑफिस में जाके होना चाहिए, उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। और हम दावे के साथ ये कहते हैं अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ऐसी व्यवस्था करके देंगे कि वो आदमी जहां उसका काम होना वहां जाएगा, वहीं उसका काम होगा, उसको किसी की सिफारिश की जरूरत न पड़े और किसी को भी न पड़े, सब लोगों के लिए समान काम हो। निश्चित तौर से तरक्की तो लोग अपने आप ही कर देते हैं। आप एक बार उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दो ना जी, तो तरक्की लोग अपने आप सड़कें अच्छी दे दो, बिजली सस्ती दे दो उनको, और कानून व्यवस्था ठीक दे दो, और जो काम है उसमें रुकावट ना हो, तो लोग अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर देंगे। सो बेसिकली आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि 2019 में बीजेपी रिपीट करने वाली है? निश्चित तौर से 100% और पहले से ज्यादा बहुमत से करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।